वेलकम बैक टू द पास्ट पेपर सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि NET 3 2026 आने वाला है, सो इसी हवाले से मैं आपसे आज NET 3 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगा हूं और हम इस वीडियो में तमाम डिफरेंट तरह के पॉसिबल शॉर्टकट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, डिफरेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्मार्ट स्ट्रेटजीज के थ्रू क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि NET 3 2025 में आ चुका है, कहा गया sum of first 40 natural numbers divisible by 4। सो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि सम करना है किसका, पहले 40 नेचुरल नंबर्स और वो नेचुरल नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं किस पर, 4 पर डिविजिबल हैं। तो वो जो पहला नेचुरल नंबर 4 पर डिविजिबल होता है वो क्या होता है, वो 4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 8 होगा, उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 12 होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये आपको कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, 40 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको लेने की बात की जा रही है। सो ये बुनियादी तौर पर बात जाएगी 40 टर्म्स तक और मुझे करना क्या है, मुझे इसका सम करना है। सो ये इस तरह से हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमें बताना है कि इन तमाम को ऐड करने से क्या आएगा। अब आप नोटिस करें तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वो 4 है। एज यू कैन सी हियर, यहां पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करूं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो वो भी क्या आएगी, 4 आएगी। और यहां पर जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी है, तो मुझे 40 टर्म्स का सम करना है। तो मुझे सम फाइंड करना है एक्चुअली 40 टर्म्स का। तो ये वो चीज है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहां पर n की जगह क्या होगा, 40 आएगा। सो 40/2, यहां पे 2a1 क्या है, 4 है, दैट इज द फर्स्ट टर्म। और उसके बाद n फिर से कितना होगा, 40 माइनस 1 और d क्या है, वो भी हमारे पास 4 है। अब आप इस तमाम को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो इससे आपको आंसर मिल जाएगा और ऑप्शंस के अंदर इट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सो हियर वी हैव, सो इन दैट क्वेश्चन कहा गया कि हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन टू लाइंस। सो यहां पर पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि दो लाइंस के दरमियान आप डिस्टेंस उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब वो लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। सो पैरेलल लाइंस दिखती कैसी हैं, तो यहां पर अगर मैं लाइन की इक्वेशन को लिखूं तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये लाइन की इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है ना। सो अगर एक लाइन कुछ इस तरह से दिख रही है और एक लाइन कुछ इस तरह से दिख रही है, ax प्लस by प्लस कांस्टेंट, यहां पर लेट से मैं c2 कर देता हूं, यहां पे c1 कर देता हूं, इक्वल टू 0, तो ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ये कैसे पता लगेगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके x कोफिशिएंट्स सेम होते हैं और उनके y कोफिशिएंट्स सेम होते हैं या फिर सेम बनाए जा सकते हैं। अब आप नोटिस करें तो यहां पर ये जो दो लाइंस आपको गिवन हैं, एक लाइन में यहां पे 3x प्लस 2y है और एक में यहां पे 6x प्लस 4y है। सो क्या x और y कोफिशिएंट सेम है? नहीं है, लेकिन हम इनको सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो ये जो पहली इक्वेशन है ये तो है 6x प्लस 4y और यहां पर आगे क्या है, -2 इक्वल 0। और ये वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3x 2 जा ये 6x होगा, 2y 2 जा ये 4y हो जाएगा और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इक्वल टू 0। सो अब आप देख सकते हैं कि इनके x और y कोफिशिएंट्स सेम हो चुके हैं। सो अब आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक ये होता है कि इनके जो कांस्टेंट्स हैं, सो एक कांस्टेंट में से दूसरे कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों के x कोफिशिएंट सेम हैं तो x कोफिशिएंट स्क्वायर, दोनों के y कोफिशिएंट सेम हैं तो y कोफिशिएंट स्क्वायर, और इनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया जाए। सो ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब यहां पर मैं इसी ट्रिक को अप्लाई करने जा रहा हूं और जब मुझे यहां पर डिस्टेंस फाइंड करना है, सो एक कांस्टेंट है -2,
फिर नेगेटिव साइन और फिर दूसरा कांस्टेंट है -12 और मुझे इसकी क्या ले लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, डिवाइडेड बाय यहां पर x कोफिशिएंट देखा जा सकता है 6 है तो 6 स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट देखा जा सकता है 4 है सो 4 स्क्वायर और इस तमाम का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप नोटिस करें सो न्यूमरेटर में ये -2 और ये +12 होगा सो इट विल बिकम 10 आफ्टर टेकिंग मॉड और यहां पर ये 36 और ये 16 ये क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा विद द स्क्वायर रूट। अब यहां पे न्यूमरेटर में 10 मौजूद है और 52 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 13 सो दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट 13। तो 52 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 1 2 2 5 10 होगा सो ओवरऑल इट विल बी 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये उन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आप नोटिस करें तो ऑप्शंस में इट इज इन चार्ली ऑप्शन, सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक n कॉम्बिनेशन 5 है और एक n कॉम्बिनेशन 4 है और दोनों आपस में इक्वल हैं तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हम स्ट्रेट अवे एक ट्रिक यूज करेंगे और ट्रिक ये है कि अगर इस तरह से एक n कॉम्बिनेशन x और एक n कॉम्बिनेशन y आपस में इक्वल हैं तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये जो x और y हैं इनका सम करने से क्या आएगा, n आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। सो यही प्रॉपर्टी, ये ट्रिक मैं यहां पर अप्लाई करने लगा हूं। तो यहां पर 5 है और यहां पे 4 है तो 5 और 4 को ऐड करके क्या आएगा, n आएगा। सो यहां से n क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शंस में देखेंगे इट इज इन चार्ली ऑप्शन, सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 1 ओवर 1 प्लस e पावर माइनस x को। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यूजुअली मुश्किल नहीं होते लेकिन बाज़ औक़ात उनकी जो लुक होती है वो जो है वो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें तो चीजें बहरहाल बहुत आसान हो जाती हैं। जैसा कि यहां पर अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो सिचुएशन क्या होगी, ये 1 ओवर 1 प्लस ये e पावर माइनस x मौजूद है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 ओवर e पावर प्लस x और यहां पे dx। तो ये जो e की पावर माइनस x थी जब मैं इसको फ्रैक्शन में लेके गया तो 1 ओवर ये e की पावर प्लस x हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें सो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में एक्चुअली एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम क्या आएगा, e पावर x। अब e पावर x इस 1 से मल्टीप्लाई होकर e पावर x प्लस 1 और न्यूमरेटर में 1 एज इट इज आ जाएगा और यहां पर dx। अब ये e पावर x को आप ऊपर शिफ्ट कर दें सो दैट विल बी e पावर x और डिनोमिनेटर में यहां पर e पावर x प्लस 1 और साथ यहां पर dx मौजूद है। सो अब ये इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। अब अगर आप नोटिस करें सो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन मौजूद है इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और प्लस 1 का 0। सो इसका डेरिवेटिव बन रहा है e पावर x जो कि न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद होता है तो एज पर द प्रॉपर्टी, एज पर द रूल हम लॉग ले लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहां पर ये जो e पावर x प्लस 1 है डिनोमिनेटर में इसका लॉग ले लिया जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। सो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अगर आप नोटिस करें तो ये आपको नजर आ रही है चार्ली ऑप्शन में, तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। सो यहां पे कहा गया पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ, और यहां पर आपको ये एक इक्वेशन दी गई है और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो आपसे पूछी जा रही हैं और वो किसी ना किसी ऑप्शन में मौजूद है। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के हवाले से ट्रिक ये होता है कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो यहां पर ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। अब आपने नोटिस सिर्फ ये करना है कि ऑप्शंस में से वो कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर इक्वेशंस ऐसी मौजूद हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। सो इसका राइट आंसर डेल्टा है। डेल्टा क्यों इसका आंसर है, डेल्टा में कहा गया x इक्वल 4 साइन थीटा, तो मैं इस x की जगह लिख लेता हूं 4 साइन थीटा और इसका स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, 16 मौजूद है, प्लस यहां पे कहा गया है y इक्वल है 5 cos थीटा। सो इस y की जगह मैं लिख लेता हूं 5 cos थीटा और इसका भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पे 25 है और ये इक्वल टू 1 है। अब आप नोटिस करें तो 4 स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा, प्लस यहां पे 5 स्क्वायर 25 होगा और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी क्या है 25 है और इक्वल टू 1 लिखा है। अब यहां पे 16 से कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल होगा, सो ये साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है, और इक्वल के दूसरी तरफ भी क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। सो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन डेल्टा ऑप्शन। सो दैट इज व्हाई डेल्टा इसका राइट आंसर है। इसी तरह से आप अल्फा बीटा चार्ली को चेक कर लें, वो जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इस इक्वेशन में पुट करें तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई वो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं होंगी। अब इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ 2 डाइस आर रोल्ड, के 2 डाइस हैं, 2 लूडो के दाने, उन्हें क्या किया गया है? रोल किया गया है एक साथ साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सम ऑफ द नंबर्स हमें ऑब्टेन हो वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। सो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर करने लगा हूं जो कि रिलेटेड हैं कि जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं। सो याद रखिएगा कि जब हम 2 डाइस को रोल करें और इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम टू आए वो क्या होती है? वो 1/36 होती है। ये एक इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन की लॉजिक ये है कि सम 2 कब आता है? जब पहले लूडो के दाने पर भी 1 आए और दूसरे लूडो के दाने पर भी 1 आए। तो सिर्फ ऐसा एक ही सिचुएशन है, तो एक सिचुएशन होगी आउट ऑफ 36, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/36। इसी तरह से इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 3 आए वो क्या होती है? वो 2/36 होती है। ये कैसे होगी कि सम 3 कब आता है? जब पहले लूडो के दाने पे 1 आ जाए और दूसरे पे 2 आए, तब सम 3 होगा, या पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए तब सम 3 होगा। तो ऐसी 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2 हैं आउट ऑफ 36। सो इसीलिए सम 2i इसकी सम 3i इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वो 2/36 है। सो इसी तरह से अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूं तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 4i वो 3/36 होती है। 1/36, 2/36, 3/36। प्रोबेबिलिटी के सम 5i ये होती है 4/36। प्रोबेबिलिटी के सम 6i ये होती है 5/36। इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 7i ये होती है 6/36। अब जब आप 6/36 पे आएंगे तो यहां से वापसी स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 8i, यहां पे सम 7 था ना, अब सम 8i, तो ये 6/36 से अब 6 से वापस स्टार्ट होंगे तो 5/36, यहां पर आ जाएगा 5/36। इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 9i वो क्या होगी? वो 4/36 होगी, तो 5 से पीछे 4। इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 10i वो क्या होगी? वो 3/36 होगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 11i ये 2/36 होगी, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी के सम 12i वो 1/36 हो जाएगी। तो ये इसके ट्रिक्स हैं जब हम 2 लूडो के दानों को रोल करते हैं। अब अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो अब ये क्वेश्चन देखें। अब आप चाहते ये हैं कि जो आपको सम मिले ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन हो सकता है? तो अगर सम 4 आएगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, सम 8 आएगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और सम 12 आएगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सो इसका मतलब है सम 4 आ सकता है, 36 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर तो और के केस में प्लस लगता है। तो इसके अलावा सम 8 आ सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी 5/36 हो सकती है, तो प्लस 5/36। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सम 12 आए, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/36, तो ये 1/36 हो सकती है। तो जब आपको ये इंफॉर्मेशन याद होंगी तो आपको सिंपली यहां पे क्या करना है? इनको प्लेस करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो यहां पे 3 + 5 8, 8 + 1 9, so it is 9/36 and 9/36 will become 1/4 after simplification. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/4 होगा। ऑप्शंस में इट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? सो कहा गया कि इस बार हम 2 कॉइन्स जो हैं उनको टॉस कर रहे हैं। और कितनी बार? 3 दफा। अब यहां पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 2 सिक्कों को टॉस किया है और 3 दफा टॉस किया है। यहां पे सिर्फ यह फोकस करें कि अगर मैं 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करूं तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर 2 कॉइन्स को टॉस करें तो दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी अगर आप 2 सिक्कों को एक बार 1 टाइम क्या कर रहे होंगे?
टॉस कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर आप कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम्स। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि यहां पर जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको आप स्ट्रेट अवे ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें कि आपने जब एक बार दो सिक्कों को उछाला तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 4 आ रही हैं फर्स्ट टाइम, एंड के लिए मल्टीप्लाई, फिर आप दोबारा उछालेंगे तो 4 ही और पॉसिबिलिटीज, और फिर आप दोबारा उछालेंगे तो 4 ही और पॉसिबिलिटीज, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये टोटल 64 पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, क्योंकि आपने 3 टाइम्स उनको क्या किया है? रोल किया है। अब यहां पर आप देखें कि मैंने डायरेक्ट इस ट्रिक को यूज करते हुए ये देख लिया कि टोटल 64 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बन रही हैं। अब अगर आपको वो 64 पॉसिबिलिटीज बनाना पड़े टेस्ट के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल काम है। यहां पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया मैं आपको वो 64 पॉसिबिलिटीज ये दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये वो सब की सब क्या हैं? वो 64 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपने पहली बार जब दो सिक्कों को उछाला तो दोनों बार हेड आ गया, दूसरी बार भी दोनों सिक्कों को उछाला, दोनों को हेड आ गया, और तीसरी बार भी दोनों सिक्कों को उछाला और तीसरी बार भी दोनों पे हेड ही आ गया, और इस तरह से ये टोटल 64 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बन रही हैं। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन क्या था? सो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताएं, ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कि हमें क्या मिले? एग्जैक्टली 2 हेड्स मिल रहे हो, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। सो अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे, अगर कोई इंसान इसको यूजुअल मेथड से करने जाएगा तो पहले वो ये 64 जो है इनको डेवलप करेगा, और फिर उसके बाद इनमें से ढूंढेगा कि किस किस में 2 हेड्स आ रहे हैं। सो अगर आप नोटिस करें तो यहां पर ये मैंने वो तमाम हाईलाइट किए हैं जिसके अंदर 2 हेड आ रहे हैं। अब आप नोटिस करें, सो इसके अंदर आपको एक हेड ये नजर आ रहा है और एक हेड ये नजर आ रहा है, तो इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं। इस तरह इसमें 2 हेड्स आ रहे हैं, इसमें 2 हेड्स, इसमें 2 हेड्स, तो ये तमाम जो हाईलाइटेड हैं इनमें 2-2 हेड्स आ रहे हैं। अब अगर आप इन्हें काउंट कर लें तो ये कितने बनते हैं? सो ये 1 2 3 4, इनफैक्ट यहां पर भी एक मौजूद है, ये 5, और फिर ये 6 7 8 9, फिर यहां पे ये 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 बन रहे हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना हो तो वो क्या होगा कि आउट ऑफ 64 के टोटल 64 हैं, तो उन 64 में से कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? तो वो 15 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसका आंसर होगा 15/64, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है डेल्टा ऑप्शन में। बट पॉइंट इज दिस कि क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये सारी कैलकुलेशन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, इससे बहुत टाइम किल होगा। इनफैक्ट फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक्यूरेसी से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। सो फिर कैसे हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू हैंडल कर सकते हैं? तो अब मैं आपको इसका ट्रिक बताने जा रहा हूं। सो इसके ट्रिक को फोकस कीजिएगा। तो ट्रिक क्या है? अब ये वही क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, क्योंकि अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब अगर हम यहां पे बात करें तो सैंपल स्पेस क्या है? वो 64 की है, जिसका मैंने अभी आइडिया लगाया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कि पहली बार 4 पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरी बार उछालेंगे फिर 4 और फिर 4, तो ये टोटल क्या बन जाएंगे? 64 बन जाएंगे। अब अगर आपको देखना है नंबर ऑफ इवेंट्स को, तो ये क्या है? सो बुनियादी तौर पर आप चाहते क्या हैं? अब इसका ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूं। सो आप चाहते ये हैं कि आपको क्या मिले? एग्जैक्टली 2 हेड्स मिले। तो आप चाहते हैं कॉम्बिनेशन कितने हेड्स का? 2 हेड्स का। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आप चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ कितने में से चाहते हैं? सो एक्चुअली जब आप 3 बार सिक्के कॉइन को उछालेंगे, 2 कॉइन्स को, तो कितनी आउटकम्स बन रही होंगी? 6 बन रही होंगी। कैसे? क्योंकि एक सिक्के के साथ कितनी आउटकम्स होंगी? 2 आउटकम्स होंगी। यानी एक जब आप 2 कॉइन्स उछालेंगे तो आपको क्या मिलेगी? 2 आउटकम्स मिलेगी, और उसको आपने 3 बार उछालना है। तो पहली बार भी 2 मिल रही हैं, प्लस दूसरी बार भी 2 मिल रही हैं, प्लस तीसरी बार भी 2 मिल रही हैं, तो टोटल कितनी आउटकम्स होंगी? 6 आउटकम्स होंगी। और अभी हम ये देखा भी, यानी आप यहां पे देखें तो हर एक के अंदर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ रही हैं। सो यहां पर एक्चुअल ट्रिक ये होगा कि नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 2 का आउट ऑफ 6। सो हम क्या कर लेंगे? सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन 2 कर लेंगे और हमें यहां से नंबर ऑफ इवेंट्स मिल जाएंगे। सो 6 कॉम्बिनेशन 2 का हम ट्रिक जानते हैं कि 6
आएगा। अब क्योंकि नीचे 2 है तो 6 को 2 प्लेसेस डिसेंड करेंगे, तो 6 और 6 के नीचे क्या होता है, 5 होता है। तो इस 2 की वजह से 2 प्लेसेस डिसेंड किया, डिवाइडेड बाय ये नीचे 2 है तो 2 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। सो यहां पे ये 2 1 2, 2 3 6, सो 3 5 15। सो इसका मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, 15 होंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 64 होगी। सो ये इसका ट्रिक है। तो इस तरह से आप 64 और ये 15 को जज कर लेंगे। सो सिंपली यहां पर आपको क्या प्लेस कर देना है, 15 प्लेस कर देना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 15/64, जो कि आप नोटिस करेंगे तो आपको डेल्टा ऑप्शन में मिल रही है। सो डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहां पे आपको कहा गया कि ज्योमेट्रिक मीन हमें बताना है ऑफ नंबर्स, और इस बार देखें तो आपके पास 3 नंबर्स मौजूद हैं। तो 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो याद करें तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन बताना है बिटवीन ए एंड बी, अगर ये 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बताना है तो आप इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे और इसकी पावर क्या लेते थे, 1/2, क्योंकि ये 2 नंबर्स थे। अगर आपको 3 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बताना है, सो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेट्स से आप ए बी एंड सी, यानी ज्योमेट्रिक मीन अब ऑफ हो जाएगा। सो अब ये 3 नंबर्स हैं, सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी। अगर आपको ये बताना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां पे 2 थे तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये 3 है तो इसकी पावर में क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स हैं, तो एक है 2, एक है 4 और एक है 8। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर में 1/3 आ जाएगा। अब आप नोटिस करें, सो ये होगा 2 4 8, 8 8 64, तो ये 64 की पावर 1/3 होगा। और इस 64 को मैं लिख सकता हूं 4 क्यूब और इसकी पावर में 1/3 आएगा, 3 3 से कैंसिल, तो ये 4 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर होगा। अगर आप नोटिस करें तो आपको ये अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है, सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आप प्रॉपर ट्रिक के साथ इसको कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक है जो इससे भी ज्यादा आसान है, वो ये है कि ये जो 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये क्या है, 2 4 और 8 हैं, जिनका आपसे पूछा जा रहा है ज्योमेट्रिक मीन। अब आप नोटिस करें तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये ऑलरेडी किस में हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। आप नोटिस कर सकते हैं 2 की कॉमन रेशियो आ रही है। तो अगर वो 3 नंबर्स ऑलरेडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो जो दरमियान वाला नंबर होगा वही इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि दरमियान में 4 है तो 4 ही इसका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। सो आंसर जो है वो अल्फा होगा। आपको ये फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर ये 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ना होते तो इन दैट केस आप इसी फॉर्मूले को यूज करते और इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहां पे हमें कहा गया है 1 + tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 - tan थीटा होल स्क्वायर, और आपको बताना है कि किसके इक्वल है। सो यहां पे आप सबसे पहले a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो a² + b² और फर्दर क्या आ जाएगा, +2ab आएगा, तो वो 2 tan थीटा हो जाएगा। फिर यहां पर आप a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो a² + b² और यहां पे क्या आ जाएगा, -2ab आएगा, तो -2 tan थीटा आएगा। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यहां पे मैं दरमियान में प्लस प्लेस कर देता हूं। अब आप नोटिस करें तो ये +2 tan थीटा और ये -2 tan थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 1² 1 1² 1 1 + 1 2 हो जाएगा। tan² थीटा + tan² थीटा, सो दैट विल बिकम 2 tan² थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 1 + tan² थीटा हो जाएगा। एंड एज वी ऑल नो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, और साथ इसके 2 मौजूद है। सो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2 sec² थीटा, जो कि आप नोटिस कर सकते हैं इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 1 - iota होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 - iota क्यूब मौजूद है। सो इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सो ये कैसे किया जाएगा, सो इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको ट्रिक एक रिकमेंड कर रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि अगर 1 + iota होल स्क्वायर हो तो इसे हम 2 iota लेते हैं, और अगर 1 - iota होल स्क्वायर हो तो इसे हम -2 iota लेते हैं। अब ये ट्रिक्स जो हैं मैं यहां पर इनको यूज करूंगा, लेकिन कैसे यूज करूंगा ये अब देखिएगा। सो ये जो 1 - iota होल क्यूब है इसे मैं लिख सकता हूं 1 - iota × 1 - iota होल स्क्वायर,
और डिनोमिनेटर में यहां पे 1 माइनस आयोटा क्यूब मौजूद है, और हम ये बात जानते हैं कि आयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस आयोटा की। ये इंफॉर्मेशन आप स्ट्रेट अवे याद रखेंगे ताकि आप इसे एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई कर सकें। सो आयोटा क्यूब की जगह मैं क्या प्लेस कर दूंगा, माइनस आयोटा को प्लेस कर दूंगा। अब यहां पर ये जो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है, जब आपको ये इंफॉर्मेशन याद होगी कि ये -2 आयोटा होता है, सो इसकी जगह -2 आयोटा आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 माइनस आयोटा। और डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करें तो यहां पर भी ये क्या है, 1 माइनस माइनस यहां पे प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब यहां पर पहुंचने के बाद में अब आपको एक और ट्रिक बताने लगा, और एक और ट्रिक ये है कि जब हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा हो तो ये प्लस आयोटा होता है, और अगर 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा हो तो ये माइनस आयोटा होता है। यानी अगर ऊपर प्लस आयोटा है तो प्लस आयोटा आंसर, और अगर ऊपर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा आंसर। अब आप नोटिस करें, सो यहां पे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, सो ये बुनियादी तौर पर ये सिचुएशन है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। तो ये -2 आयोटा तो मौजूद है ही, और इस तमाम की जगह क्या आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। सो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा स्क्वायर वी ऑल नो -1 होता है। सो ओवरऑल आंसर -2 आएगा। ऑप्शंस में अगर आप नोटिस करें तो ये कहां पर मौजूद है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 100 माइनस आयोटा पावर 1000, ये आपने बताना है। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ये है कि आयोटा की पावर 4 जो है वो क्योंकि 1 होती है, सो आयोटा की पावर जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 होगी तब भी वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 आपको 1 ही देता है। बस यहां पर n किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। अब आप नोटिस करें, सो आयोटा पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा। आगे यहां पे प्लस ये जो आयोटा 10 है, इट कैन बी रिटन एज आयोटा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। आगे यहां पे आपको प्लस। अब आप देखें तो ये जो आयोटा की पावर है ये 100 है, 4 का मल्टीपल, तो आयोटा की पावर जब 4 का मल्टीपल होगा 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। आगे फिर नेगेटिव साइन है, और आयोटा की पावर 1000, तो 1000 भी 4 का मल्टीपल होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा एज पर द प्रॉपर्टी। सो यहां पे ये +1 और -1 कैंसिल होंगे, ये प्लस आयोटा है प्लस आयोटा पावर 8, ये फिर से 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल 1, तो इसकी जगह 1 आएगा, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है। सो दिस विल बी आयोटा -1। अब आयोटा -1 आप नोटिस करें तो ये किस ऑप्शन में है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो यहां पे प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही है कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स का स्टैंडर्ड डेक होता है, एक कार्ड उसमें से निकाला गया एट रैंडमली, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज ईदर अ स्पेड और एन एस। तो वो जो कार्ड निकले वो किसका हो, स्पेड का हो। स्पेड एक्चुअली ये शेप होती है, या एस, एस का मतलब कि कार्ड के ऊपर क्या लिखा हो, ए लिखा हो। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है। तो यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताने लगा हूं कि जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए एक कार्ड के हवाले से कि वो कार्ड निकाला गया है, और वो कार्ड के ऊपर यहां पर मेंशन क्या हो, शेप मेंशन हो, दरमियान में और लिखा हो, और इसके बाद या तो किसी नंबर का या अल्फाबेट का जिक्र हो रहा हो, तो इस सूरत में प्रोबेबिलिटी हमेशा 4/13 होती है। ये आप स्ट्रेट अवे एक इंफॉर्मेशन याद कर लें। अब आप यहां पे जो मर्जी वेरिएशंस करते रहें, यानी कि मैं कहूं प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड निकला है वो हार्ट का है, या फिर यहां पे अल्फाबेट में लेट से मैं कहता हूं कि वो किंग है, तो वो हार्ट और किंग है, तो इसका आंसर 4/13 होगा। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी कि जो वो कार्ड निकला है वो कार्ड जो है वो डायमंड है, या फिर वो कार्ड जो है उस पर 10 लिखा है, 10 का मतलब कि उसमें कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इस केस में भी आंसर होगा 4/13। मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड है उसके ऊपर क्लब है, या फिर उसके ऊपर क्वीन है, वो क्वीन का कार्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 4/13 होगी। तो इस तरह की तमाम सिचुएशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी 4/13 होगी। अब आप नोटिस करें तो यहां पर ये जो स्पेड है ये एक शेप है ना, और एन एस ये एक, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/13 होगी। ऑप्शंस में देखेंगे इट इज बीटा, इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है वो पाई बाई 2 है। देन आपको बताना है कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, और वो क्या है, वो ये है कि व्हेनेवर वी हैव साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स, और अगर दोनों में एंगल सेम है, इधर भी x है इधर भी x है, और ये x साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स की डोमेन के अंदर आता है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x ये हमेशा किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहां से अगर मैं साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो ये पाई बाई 2 है, और ये प्लस कॉज इनवर्स एक्स उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस कॉज इनवर्स एक्स होगा। सो इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो यहां पर इस साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब आप नोटिस करें आगे साइन इनवर्स y है तो इसकी जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स y आ जाएगा ना। तो मैंने दोनों की जगह इस तरह से प्लेस कर दिया, और दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, और ये इक्वल किसके है, पाई बाई 2 के इक्वल है, तो यहां पे मैं पाई बाई 2 को प्लेस कर दूंगा। अब आप नोटिस करें तो यहां पर ये पाई बाई 2 और ये प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होगा, पाई हो जाएगा। फर्दर ये जो पाई बाई 2 प्लस का है अगर मैं इसको इक्वल के इधर ले आऊं तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और इक्वल, अब ये जो माइनस कॉज इनवर्स एक्स है अगर मैं इसको इक्वल के इधर ले जाऊं तो ये प्लस कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉज इनवर्स वाई भी इधर आकर प्लस कॉज इनवर्स y हो जाएगा। सो यहां से आपको कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है, और वो क्या होगी, पाई माइनस पाई बाई 2। तो पाई माइनस पाई बाई 2 करने से आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा। सो इसका मतलब है कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y क्या होगा, वो पाई बाई 2 होगा। ऑप्शंस में देखेंगे इट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पे आपको कहा गया कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है अंडर द साइन कर्व। तो साइन कर्व से मुराद है कि हम फंक्शन जिसकी बात कर रहे हैं वो है y इक्वल टू साइन एक्स। सो हम ये बात जानते हैं कि जब हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो एरिया के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इंटीग्रेट किसको करना है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्योंकि आपको एरिया निकालना है 0 से लेके 2 पाई तक, सो इसका मतलब है 0 से लेके 2 पाई तक आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एंड यू विल गेट एरिया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां तक तो ये कॉन्सेप्चुअली ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉज एक्स होती है, और फिर आप अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, सो यू विल गेट 0, और 0 आने के बाद आप देखें वो ऑप्शन अल्फा में है, तो देयर इज अ चांस कि आप फौरन अल्फा इसका आंसर कर दें, लेकिन अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, अब मैं इस पे आपसे बात करने लगा हूं, और इस पे बात करने के लिए मैं यहां पर ये जो साइन कर्व है इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं 0 से लेकर 2 पाई तक, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। सो यहां पर x क्या है, 0 है, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, वो 2 पाई है। यहां पर कहीं x क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, और पाई बाई 2 पे साइन का आंसर क्या आता है, मैक्सिमम आपको 1 मिलता है, और यहां पे कहीं क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा लेट से, और इसके ऊपर आपको मिनिमम आंसर क्या मिलता है, वो -1 मिल रहा होता है, यहां पे -1 आंसर आता है। तो कुछ इस तरह की हमारे पास क्या होती है, सिचुएशन होती है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यहां पर साइन कर्व में 0 से लेके यहां पे पाई है, तो 0 से लेके पाई तक का जो रीजन है वो क्या है, वो x एक्सिस से ऊपर है, और पाई से 2 पाई तक का जो रीजन है वो x एक्सिस से नीचे है। तो इतने हिस्से का जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करके तो वो आंसर आएगा पॉजिटिव, और इतने हिस्से को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि वो x एक्सिस से नीचे है। अब जितना आंसर पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल सिंप्लीफाई होके ऐड होके 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल का काम क्या होगा, इसका काम बुनियादी तौर पर ऐड अप कर देना है ना। सो दैट इज व्हाई 0 आ रहा है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है, ऑब्वियसली नहीं होता। तो ये लॉजिक है, इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है और एरिया के केस में भी नेगेटिव लेना है, ये ठीक बात नहीं है। सो फिर इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। ट्रिक ये है कि जो हमारे पास साइन कर्व होती है या फिर कोसाइन कर्व होती है, कॉस एक्स कर्व, इन दोनों कर्व्स के अंदर हर 90 के सेक्शन का एरिया 1 होता है। बस ये इंफॉर्मेशन याद रख लें, मैंने क्या बोला, हर 90 के सेक्शन का एरिया क्या होगा, 1 होगा। अब आप यहां पे नोटिस करें तो 0 से लेके ये 90, तो ये जो सेक्शन है तो इतना एरिया क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। सो अब ये भी 1 है, ये एक और 1, ये एक और 1, और ये एक और 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 ये क्या होगा,
4 होगा और 4 आप देखें कहां पर है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो आप बस इतना याद रख लें और इस इंफॉर्मेशन से आप इसका आंसर चार्ली कर सकते हैं। इसके बाद इस सेशन का एक आखिरी सवाल ऑब्जर्व करते हैं। सो यहां पर आपको एक फंक्शन दिया गया है e पावर x इंटू जी ऑफ x और हमें ये कुछ इंफॉर्मेशंस देकर आपसे कहा जा रहा है f प्राइम ऑफ 0 जो है इसे कैलकुलेट करें। सो यहां पर f प्राइम मौजूद है, मतलब कि आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डेरिवेटिव ले लें। सो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो f प्राइम ऑफ x और यहां पर आप नोटिस करें तो e पावर x और g ऑफ x ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स का। सो एज पर द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो g ऑफ x का डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x प्लस अब जो सेकंड फंक्शन है g ऑफ x उसको एज इट इज रख लेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो e पावर x ही आ जाएगा। तो ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसमें 0 को लेकर आना है। सो इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 0 को लेकर आएंगे तो यहां पर e x की जगह 0 को लेकर आएंगे, g प्राइम x की जगह 0 आएगा प्लस यहां पर g x की जगह 0 आएगा और e x की जगह फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वी नो दैट कि e की पावर 0 जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा। सो e की पावर 0 1। अब यहां पे g प्राइम ऑफ 0 है तो बताया गया है कि g प्राइम ऑफ 0 2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा प्लस g ऑफ 0 क्या है, सो बताया गया है कि g ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल है तो यहां पे 1 आ जाएगा और e की पावर 0 भी 1 होगा। सो ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शंस में देखें तो इट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है।